आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। हम लोग अब शब्द पर पहुंच चुके हैं। इसके पहले हम लोग अपने वीडियो में वर्ण पढ़ चुके हैं, वर्ण के भेद पढ़ चुके हैं, स्वर के बारे में जान चुके हैं, व्यंजन के बारे में जान चुके हैं। उसके बाद वर्ण में सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण भी पढ़ चुके हैं। और अब हम शुरू करते हैं शब्द के बारे में जानना। तो इस शब्द से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षाओं में। और इस टॉपिक से सिर्फ स्कूल की परीक्षाओं में ही नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस सेशन में हम क्या समझने वाले हैं कि शब्द क्या है, शब्द और पद में क्या अंतर है, और फिर शब्द का विभिन्न आधारों पर बांटा गया है, जैसे उत्पत्ति या रचना के आधार पर, या फिर प्रयोग के आधार पर, और अर्थ के आधार पर, या तो इस तरह से हम सारे आधारों पर समझेंगे कि किन किन आधारों पर बांटा गया है और किन आधारों पे कौन से शब्द आते हैं। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य पूछा जाता है कि कौन से शब्द यौगिक शब्द है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, फिर आगे कौन सा शब्द तत्सम है, तत्वभ है, देशज है और विदेशी शब्द है। और विदेशी शब्द के अंतर्गत भी आपका पुर्तगाली शब्द, अरबी शब्द, फारसी शब्द लगभग हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बारी बारी से पढ़ना। तो शब्द आप जानते हैं बचपन से सारी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है वर्ण के बारे में, शब्द के बारे में। तो वही चीज यहाँ भी है, लेकिन हम इसे थोड़ी गहराई में पढ़ेंगे। तो वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई ही शब्द कहलाती है। यानी शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के मेल से बनते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्णों के मेल से ही काफी नहीं है, यहाँ पे सार्थक मेल से सार्थक ध्वनि भी निकलनी चाहिए, सार्थक अर्थ भी होना चाहिए, तभी वो मेल आपका शब्द कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम जोड़ते हैं अ और क, अक कुछ भी नहीं है। जैसे आम का हम म प्लस आ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? म आ। तो यहाँ पे वर्णों के मेल तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे म का कोई सार्थक शब्द है, कोई अर्थ है नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये शब्द नहीं है। शब्द कब होगा? जब वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई ही शब्द कहलाएगी। जब कोई सार्थक अर्थ निकलेगा तभी वो शब्द कहलाएगा। ठीक है, अब वर्णों के मेल से शब्दों की रचना होती है, फैक्ट है। अब एक शब्द स्वतंत्र इकाई होते हैं, इसका अपना अर्थ होता है। वाक्य में पदों का सामान्य क्रम होता है। ठीक है, कर्ता, कर्म और अंत में क्रिया होता है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मेरा डॉगी अभी मेरे पास आके रोटी लेके आया खाने, इसलिए सॉरी। शब्दों के मेल से वाक्य और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। ठीक है, शब्दों के मेल से वाक्य, यानी शब्द जब आपस में मिलते हैं तो वाक्य का निर्माण करते हैं, और वाक्यों के मेल से भाषा, शब्दों के मेल से, सॉरी फिर से स्टार्ट करते हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। ठीक है, और इसके पहले भी एक और स्टेप क्या है कि वर्णों के मेल से शब्द बने, शब्दों के मेल से भाषा, वाक्य बने, और वाक्यों के मेल से भाषा बने, भाषा बनती है। अब आगे है, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि शब्द और पद में क्या अंतर है। तो पद क्या होते हैं कि जब वही शब्द, जब व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो है पद कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए किस तरह से ये यहाँ पे परेशान कर रहा है। देख लीजिए, बोल दीजिए बच्चों को हाय। अब चलो, चलिए अब समझते हैं आगे कि वाक्यों के मेल से बनता है, वाक्य पदों के मेल से बनता है और शब्दों के मेल से नहीं बनता। यानी क्या है कि वाक्य में जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? और यो वाक्य में जो, वाक्य में पदों के मेल से बनता है और शब्द के मेल से नहीं, मतलब क्या कि जो वही शब्द अगर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो आपका
पद कहलाता है। तो जो शब्दकोश जो डिक्शनरी में आप देखते हैं वो क्या होते हैं, वो शब्द होते हैं, पद नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो है व्याकरण के नियमों के अनुसार बंधे नहीं होते हैं। जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करी, जैसे राम आम खाता है, तो राम आम खाता है में अलग अलग क्या है, राम आम और खाना खाता, ये सब क्या है, शब्द है। लेकिन ये पद कैसे है, जब यही शब्द अगर वाक्य में प्रयोग होते हैं तो व्याकरण के नियमों के अनुसार बंध जाते हैं। कौन से नियमों के अनुसार, जैसे होता है कर्ता, कर्ता के बाद कर्म, कर्म के बाद फिर क्रिया आती है। तो यहाँ पे कर्ता क्या हो गया, राम हो गया, उसके बाद कर्म क्या हो गया, आम है, और खाता है, यहाँ पे क्रिया हो गई। तो इन व्याकरणों के नियमों के अनुसार बन गए। और भी है कि अगर राम पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। तो ये सारे व्याकरण के नियमों के अनुसार बंधे होते हैं, इसीलिए यही सारे शब्द अगर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो पद कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे है शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा विशाल सागर के समान है, जिसमें अन्य भाषाओं की शब्द रूपी नदियां आकर मिलते रहती हैं तथा इसे भी और समृद्ध बनाती है, मतलब इसे और भी परिपूर्ण बनाती है। भाषा कुछ शब्द स्वयं बनाती है और कुछ शब्द अन्य भाषाओं से ग्रहण करते जाती है। जैसे आपने देखा है कि हमारी हिंदी भाषा में कुछ शब्द आपके विदेशी हैं, जैसे आपका हॉस्पिटल हो गया, क्रिकेट है, इस तरह से विदेशी शब्द भी हम प्रयोग करते हैं। आगे इनके बारे में भी पढ़ेंगे। अभी हम शब्दों के वर्गीकरण जो है 5 आधारों पर किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं किस किस आधार पे किया जाता है। तो पहला है आपका उत्पत्ति और रचना के आधार पे, दूसरा है स्रोत और उत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे, और व्याकरणिक प्रकार के आधार पे, और प्रयोग के आधार पे। तो ये सारे टॉपिक पे हम बारी बारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते जाएंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रचना के आधार पे शब्द भेद। अभी रचना के आधार पे, तो रचना के आधार पे मतलब क्या है कि कुछ शब्द एक से अधिक शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं और सभी शब्दों का अपना अर्थ होता है। तो एक शब्द जब दूसरे शब्द के साथ जुड़ता है तब वो भिन्न अर्थ देता है। जैसे बैल और गाड़ी को लेते हैं, जैसे बैल पशु का नाम है और गाड़ी मतलब वाहन हो गया, तो बैलगाड़ी। तो इस तरह से यहाँ पे रचना के आधार पे शब्द बन रहे हैं। तो इसी आधार पे हम रचना के आधार पे शब्द को 3 भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन है आप जानते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है कि जो शब्द किसी निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं तथा जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, उन्हें हम रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। जैसे उदाहरण के फलस्वरूप यहाँ पे पानी लिखा है हम, ठीक है, तो पानी में पा और नी को अगर हम अलग करते हैं तो पा का कोई अर्थ नहीं देगा और नी का कोई अर्थ नहीं है। तो इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं कि खंड नहीं किए जा सकते हैं, खंड करने पर अर्थ समाप्त हो जाता है और प्रत्येक शब्द का अपना निश्चित अर्थ होता है। जैसे पुस्तक, नल, पानी, हाथी, कलम, आपका क्या दरवाजा, ये सब क्यों है इसका नाम, क्योंकि उसके लिए नाम फिक्स हो गए। पानी को पानी क्यों कहते हैं, इसका इसका कोई कारण नहीं है, बस ये जो है पानी एक शब्द है जिसका हम मूल अर्थ जानते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो सार्थक शब्द बनते हैं उसे हम यौगिक कहते हैं। इसमें क्या है कि आपने रूढ़ में देखा कि जब हम शब्द को अलग करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन यौगिक शब्द में अगर जिन 2 शब्दों से मिलकर बना है अगर हम उसे अलग करते हैं तो उनका अर्थ भी होता है। जैसे यहाँ पे विशेषताएं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि 2 या अधिक शब्दों से बनते हैं, खंड करने पर दोनों शब्द क्या होते हैं, सार्थक होते हैं और शब्दों के अर्थ का योग होता है। उदाहरण के लिए शब्द निर्माण में रसोई घर, रसोई प्लस घर से मिलकर बना है, रसोई जहाँ खाना बनाया जाता है, घर मतलब घर। प्रयोगशाला किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो प्रयोग और शाला। राष्ट्रपिता, राष्ट्र और पिता से मिलकर बना है। रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी से मिलकर बना है। और एक बात ध्यान देने की बात है कि इन शब्दों का निर्माण उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के द्वारा भी होता है। जैसे हम विज्ञान लेते हैं तो वी प्लस ज्ञान हो गया, या फिर प्रयोग लेंगे तो प्र प्लस योग, तो यहाँ पे इस तरह भी शब्दों का निर्माण होता है।
अब है योग रूढ़ शब्द। तो जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि जिन दो शब्दों से मिलकर बनता है वो दोनों का अर्थ न लेकर कोई अन्य अर्थ की ओर संकेत करता है, वो क्या कहलाता है? योग रूढ़ शब्द कहलाता है। एक से अधिक अर्थ संभव होते हैं और व्यवहार में केवल एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, मतलब उस विशेष अर्थ के लिए वो क्या होते हैं? रूढ़ हो जाते हैं, यानी फिक्स हो जाते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जितने भी देवताओं के नाम है वो भी आ जाते हैं, और आपका समास में बहुब्रीहि समास भी योग रूढ़ के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए जलज, जल और ज से मतलब जल में जन्म लेने वाला विशेष अर्थ क्या दे रहा है यहाँ पे? कमल। तो आपका क्या हो गया? ये योग रूढ़ शब्द है। निशाचर, निशा मतलब रात में घूमने वाला, चर मतलब विचरण करने वाला, यहाँ पर हो गया राक्षस विशेष अर्थ दे रहा है। नीलकंठ, नील प्लस कंठ मतलब नीले रंग का कंठ वाला, अर्थात विशेष अर्थ क्या है? भगवान शिव महादेव। अब आपका आ गया यहाँ पे प्रश्न। तो चलिए प्रश्नों के माध्यम से इन चीजों को, इन बातों को फिर से हम रिवीजन करते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के 3 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 2, जिन शब्दों के सार्थक खंड या टुकड़े ना हो सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द का उदाहरण है? तो रूढ़ शब्द मतलब क्या है? इसे हम खंड करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। विद्या प्लस आलय, ये तो यौगिक हो गया। जलज, जल में जन्म लेने वाला, ये तो योग रूढ़ हो गया। कमल, तो कमल क को म को अलग करते कोई अर्थ नहीं देगा, इसलिए ये क्या है? रूढ़ शब्द। और लंबोदर तो आप जानते हैं विशेष अर्थ दे रहा है, किसके लिए? भगवान गणेश के लिए। तो लंबोदर आपका योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएगा। प्रश्न संख्या 4, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो सार्थक शब्द खंड से कौन बनता है? तो आपका कौन बनता है? यौगिक शब्द। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द का चयन कीजिए। तो यौगिक शब्द क्या है? नाक, तो न और क को अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं देगा, इसलिए ये क्या है? रूढ़ शब्द। घुड़सवार, यहाँ पे घोड़े पर सवार, यहाँ पर क्या हो गया? ये आपका यौगिक शब्द है। पंकज तो आपका बहुब्रीहि पंकज आपका क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। चक्रपाणी भी योग रूढ़ शब्द है। चलिए प्रश्न संख्या 6, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। पंकज शब्द को रचना के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो ये क्या है? योग रूढ़ शब्द है। पंकज यहाँ पे विशेष अर्थ क्या देगा? कमल को देगा। अब प्रश्न संख्या 8, बहुब्रीहि समास के लगभग सभी उदाहरण इस शब्द भेद के अंतर्गत आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएंगे। अब प्रश्न संख्या 9, रामायण, रामायण और पाठशाला शब्द रचना दृष्टि से किस वर्ग में आएंगे? तो वो यौगिक शब्द में आएंगे। ठीक है। रामायण मतलब राम का जीवन चक्र मतलब यात्रा, और पाठशाला मतलब पढ़ने की शाला, पाठ प्लस शाला, ये 2 शब्दों के मिल से बना है और दोनों का अर्थ होता है, इसलिए ये क्या है? यौगिक शब्द। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? योग रूढ़ मतलब विशेष अर्थ देगा। इसमें से कौन विशेष अर्थ देगा? तो जलज, यहाँ पे कमल के लिए विशेष अर्थ दे रहा है। प्रश्न संख्या 11, लंबोदर शब्द का सही वर्गीकरण चुनिए। तो लंबोदर यानी विशेष अर्थ किसके लिए देगा? यहाँ पे गणेश के लिए देगा, इसलिए गणेश भगवान के लिए देगा, इसलिए क्या है? ये योग रूढ़ शब्द है। प्रश्न संख्या 12, घर और आकाश शब्द किस वर्ग के उदाहरण है? तो घर को अगर हम खंड करेंगे तो क्या होगा? कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए ये रूढ़ शब्द है। प्रश्न संख्या 13, उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बनने वाले अधिकांश शब्द किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिए किसके अंतर्गत आते हैं? तो यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित जोड़े में से योग रूढ़ शब्द का जोड़ा कौन सा है? योग रूढ़ यानी विशेष अर्थ देगा, यानी दशानन, दशानन और नीलकंठ। दशानन किसके लिए? रावण के लिए है। नीलकंठ भगवान शिव के लिए है। अब आगे 15 प्रश्न, दशमुख शब्द का रचना के आधार पे भेद क्या होगा? तो दशमुख मतलब अर्थात रावण योग रूढ़ शब्द है। विज्ञान बी प्लस ज्ञान रचना के आधार पे क्या है? तो आपको बताया गया है कि जो यहाँ पे उपसर्ग के निर्माण से भी यौगिक शब्द की रचना होती है, यानी ये क्या है? यौगिक शब्द है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि वी आपका उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं? कि जो शब्दांश किसी शब्द के
शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे बी आपका उपसर्ग है और उपसर्ग से बनने वाला शब्द यौगिक शब्द के अंतर्गत आता है। अब है प्रश्न संख्या 17। पीताम्बर शब्द किस शब्द भेद का प्रतिनिधित्व करता है? पीताम्बर यानी पीले वस्त्र धारण करने वाला अर्थात विष्णु यहाँ पे योगरूढ़ शब्द के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक नहीं है यानी दो शब्दों के मेल से बना नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा? तो परोपकार देख रहे पुस्तकालय भी है, चौपाई भी है, चार पैरों वाला यहाँ पे ये क्या है? चतुर। अब है प्रश्न संख्या 19। जल शब्द के टुकड़े करने पे ज और ल में कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता, तो ये क्या है? तो ये रूढ़ शब्द है। गिरिधारी शब्द की रचना की दृष्टि से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? गिरिधारी यानी विशेष अर्थ दे रहा है, वो किनके लिए दे रहा है? आप जानते हैं श्री कृष्ण के लिए दे रहा है। ये क्या हो जाएगा आपका? योग रूढ़ शब्द। प्रश्न संख्या 21। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास के माध्यम से होती है। बिल्कुल सही है। यौगिक शब्दों की रचना इन सारे माध्यमों से होती है। अब दूसरा कथन है कि रूढ़ शब्दों के खंड करने पर उनके अलग अलग भागों का निश्चित अर्थ निकलता है। ये बिल्कुल गलत है, इसलिए आपका प्रश्न संख्या ए केवल एक सही है। प्रश्न संख्या 22। शब्दों के वर्गीकरण के संदर्भ में दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन है सभी योग रूढ़ शब्द एक विशेष या रूढ़ अर्थ को प्रकट करते हैं, न कि अपना मूल अर्थ। अब बिल्कुल ये सही है, विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं योग रूढ़ शब्द। अब कथन 2 है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शब्द योग रूढ़ शब्द के उदाहरण नहीं है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रधान और मंत्री से मिलकर बना है, विशेष अर्थ तो दे नहीं रहा है, इसलिए ये योग रूढ़ नहीं यौगिक शब्द है। इसलिए आपका कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित कथनों की सत्यता की जांच कीजिए, यानी इस दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है। कथन ए है नीलकंठ एक योग रूढ़ शब्द है। बिल्कुल सही है। और कारण आर है यह शब्द शिव के लिए प्रयुक्त होकर अपने सामान्य अर्थ नीला गला को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया। बिल्कुल सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अब प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भाग में बांटा गया, ये बिल्कुल सही है। जलज का अर्थ जन्म लेने वाला होता है, जो कमल के लिए योग रूढ़ हो गया, बिल्कुल सही है। और विद्या प्लस आलय एक रूढ़ शब्द का उदाहरण है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे रूढ़ शब्द में क्या होता है, अलग करते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये विद्यालय क्या है, यौगिक शब्द है। और डी नंबर है रूढ़ शब्दों का मूल शब्द भी कहा जाता है, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, असत्य है। प्रश्न संख्या 25। इसमें आपको मिलान करना है, मैचिंग करना है। रूढ़ शब्द कौन है, पशु हो गया, क्योंकि इसको खंड करेंगे तो कोई अर्थ नहीं देगा। यौगिक शब्द मतलब 2 शब्दों के मिल से बना है और दोनों का अर्थ होता है, यानी देव प्लस आलय देवालय हो गया आपका यौगिक शब्द। और योग रूढ़ शब्द मतलब गजानन कैसे कहा गया है, विशेष अर्थ दे रहा है, यानी भगवान गणेश को कहा गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका? पहला का है आर, 1 का आर किस ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में है। 2 का यौगिक शब्द पी, 2 का पी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। अब प्रश्न संख्या 26। शब्द के बनावट और नियमों के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संधि और समास से बने शब्द हमेशा केवल योग रूढ़ ही होते, ये तो आपका बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि आपने पहले देखा है कि संधि और समास से बने शब्द हमेशा यौगिक शब्द कहलाते हैं। 4 पाई शब्द 4 पैरों वाले खाट के लिए विशेष रूप से रूढ़ हो चुका है, इसलिए योग रूढ़ है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 पाई पैरों वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन हम क्या जानते हैं, 4 पाई के लिए जानते हैं। यानी आपका कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है। अब प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक और योग रूढ़ के अंतर को सही ढंग से परिभाषित करता है। ठीक है, यौगिक शब्द का कोई सार्थक खंड नहीं होता, ये तो बिल्कुल यहीं पे गलत हो गया। दूसरा है यौगिक शब्द अपना सामान्य अर्थ देते हैं, जबकि योग रूढ़ शब्द अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं, ये यहाँ पे सही हो गया। बाकी दोनों ऑप्शन को भी देख लेते हैं।
योग रूढ़ शब्द केवल 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, यौगिक शब्द वाक्यों से, ये तो बिल्कुल गलत है। दोनों भेदों को कोई सैद्धांतिक अंतर नहीं होता, ये भी ऑप्शन आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। प्रश्न संख्या 1 मिनट, बी सही है। अब है प्रश्न संख्या 28। कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। अब है कथन नंबर 1 है, चक्रपाणी शब्द विष्णु के लिए प्रयुक्त होने के कारण योग रूढ़ श्रेणी का है, ये सही है ऑप्शन। कथन 2 है, दूध वाला शब्द में दूध और वाला 2 अलग सार्थक खंड है, अतः यह यौगिक है, यानी ये बिल्कुल सही है, यानी दोनों ऑप्शन आपका सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 29। शब्द रचना के आधार पर असत्य युग्म पहचानिए, मतलब कौन सा जोड़ा गलत है। हिमालय यौगिक शब्द है, बिल्कुल सही है। जल रूढ़ शब्द है, बिल्कुल सही है। गजानन योग रूढ़ शब्द है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये विशेष अर्थ दे रहा है भगवान गणेश के लिए। ऑप्शन नंबर डी है, रेलगाड़ी रूढ़ शब्द है, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि रेल और गाड़ी से मिलकर बना है, यानी ये यौगिक शब्द है। अब है प्रश्न संख्या 30। यहाँ पे स्थापना और तर्क है। ए है, पंकज शब्द का कीचड़ से उत्पन्न होने वाली हर वस्तु जैसे घास घोंघा के लिए प्रयोग नहीं होता, यह केवल कमल के लिए प्रयुक्त होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। तर्क है, यह शब्द यौगिक होते हुए भी परंपरा से एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, इसलिए योग रूढ़ कहलाता है, यह भी आपका ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही तार्किक व्याख्या करता है। इस तरह से हमने देखा, अच्छी तरह से समझ पाए कि रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, वो कौन कौन है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो हम आगे वीडियो में आगे का वर्गीकरण हम समझेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।